ए वक्त ज़रा अदब से पेश आना। ए वक्त ज़रा अदब से पेश आना, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। नमस्कार, भोरे भोर के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं आपको। जिस तरह से आप लगातार भारत लाइव के वापसी के बाद फिर से उतना ही प्यार दुलार दे रहे हैं, इसके लिए हम तहे दिल से पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और आपको धन्यवाद के साथ साथ आभार भी ज्ञापन करते हैं। आज के विषय पर हम अगर बढ़ें तो आपने सुना ही होगा कि उपचुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं, लेकिन इस उपचुनाव के 2 सीटों पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये 2 सीटें तब हो रही हैं चुनाव इस पर जब पूरी तरह से बिहार का राजनीतिक तापमान गर्म है। इस गर्म तापमान में एक तरफ जहां इन 2 सीटों के चुनाव को उस बड़े चुनाव के परिदृश्य में देख करके आंकड़े लगाए जा रहे हैं, आकलन किया जा रहा है कि क्या 2020 के चुनाव के परिणाम की तरह इस बार के चुनाव में बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है और कितनी इन 2 सीटों पर आपाधापी और मारामारी है, इसके पीछे का जो कारण है उस कारण तक आप जरूर पहुंच रहे होंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो सरकार चल रही है एनडीए की, उस सरकार के भीतर ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये बातें हम आज से नहीं, जब नवंबर में सरकार का गठन हुआ था, नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे, तब से उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो पूरी तरह से संतुष्ट और मजबूत नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में एक एक सीट की गिनती हो रही है, क्योंकि जरा सा पसंगा इधर से उधर हुआ कि आप समझिए तराजू का जो पलड़ा है वो झुक जाएगा। नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वर्तमान सरकार है, उस सरकार में जो 2 घटक दल हैं, उन दोनों घटक दलों पर पूरी तरह से सरकार टिकी हुई है। जरा सा भी इधर उधर हुए तो स्थितियां गड़बड़ा जाएंगी। इतना ही नहीं, आप अगर समझ लीजिए कि ये 2 सीटें उनके खेमे से बाहर चली जाएंगी, क्योंकि ये अब तक उन्हीं के पास थी। ये दोनों ही सीट, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, जदयू के खाते में थी और जदयू के ही 2 विधायकों के असामयिक निधन से इस पर उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन अब इस पर जो दावे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को परेशान कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार परेशान होने वालों में से नहीं है। उनकी टीम बड़ी मजबूती से कह रही है कि कोई लड़ाई ही नहीं है। लेकिन इन सब बातों के बीच जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीतिक दलों के लोग, दोनों ही इस बात को लेकर के पूरी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि ये उपचुनाव जो है वो नीतीश कुमार के आने वाले भविष्य को तय करने वाला होगा, निर्णायक होगा। आखिर ये बातें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं, क्या कारण हैं, तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा भीतर में, क्योंकि उपचुनाव में तय हो जाएगा नीतीश कुमार का भविष्य। इसके कहने के पीछे के तथ्य क्या हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुशेश्वर स्थान, हम शुरुआत करते हैं कुशेश्वर स्थान से। ये धार्मिक स्थल है और इसके नाम काफ़ी फेमस हैं। यहाँ से शशिभूषण हजारी 2020 में चुनाव जीते थे, उससे पहले भी जीते थे। आपको याद होगा कि 2010 में भी एलजेपी के रामचंद्र पासवान को हरा करके वो चुनाव जीते थे। उसके बाद से वो 2015 में जदयू में आ गए थे, और जदयू में आपको पता है कि 2015 में कहाँ थी, एनडीए में नहीं थी, बल्कि 2015 में ये जो जेडीयू है वो महागठबंधन का हिस्सा थी और शशिभूषण हजारी को वहाँ से प्रतिनिधित्व मिला था, क्योंकि वो पहले से वहाँ के विधायक थे और 2015 के बाद 2020 में भी उन्होंने जीत हासिल की। जब बड़ी लड़ाई थी उसमें उनके विरोध में कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार चुनाव लड़े थे। लगभग 7,000 के आसपास मतों से अशोक कुमार की हार हो गई थी, बड़ी कांटे की टक्कर हुई थी और इसमें आरएलएसपी और एलजेपी दोनों की भूमिका अहम थी। इसके बाद आपको बता दें कि 2020 में चुनाव तो जीते थे शशिभूषण हजारी, लेकिन पिछले जो 3 बार से वो चुनाव जीतते आ रहे थे, 2010, 2015 और 2020 में भी वो चुनाव जीते, उसके बाद भी क्षेत्र के लोगों ने उन पर आरोप लगाया था और उनको अपने क्षेत्र से बाहर जाने की गो बैक के नारे लगाए थे। कारण कि विकास में कहीं ना कहीं, जहां नीतीश कुमार का दावा है कि वो पूरे बिहार में विकास कर रहे हैं, वहीं कुशेश्वर स्थान के लोगों को ये एहसास हो रहा था और लोगों को ये मलाल है कि उनके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। इन सारी बातों को लेकर के शशिभूषण हजारी पर दबाव भी था। अब ऐसी स्थिति में यहाँ से टसन है कि यहाँ कांग्रेस
अब चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इस पर पूरा मामला चल रहा है, क्योंकि आरजेडी ने इन दोनों सीटों को लेने का पूरा मन बना लिया है और उसने कह भी दिया है। इन सीटों पर आरजेडी ने लगभग अपने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। लेकिन वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में एक बहुत बड़ी बात है जो आपको हम अंत में बताएंगे। कुशेश्वर साथ से हम आगे चलते हैं और हमारी यात्रा तारापुर पहुंचती है। तारापुर में आपको पता था कि तारापुर में किस तरह की राजनीति चल रही थी। पहले मेवालाल, और मेवालाल के पहले उनकी पत्नी, उसके बाद मेवालाल दूसरी बार जीत करके 2020 में आए थे। 2015 में भी जीते थे और 2020 में भी जीत कर आए तो उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन उन पर जितने आरोप प्रत्यारोप लगे, उसके बाद उन्हें तत्काल नीतीश कुमार के सामने जा करके इस्तीफा भी देना पड़ा था। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया था। कोरोना कहर बन करके टूटी थी और उनके इंतकाल के बाद कहीं ना कहीं जो 43 सीट थी जदयू के पास, उसमें से 2 विधायक उनके कम हो गए थे। अब 41 पे टिक गई। हालांकि नीतीश कुमार ने जोड़ तोड़ की राजनीति करते हुए कहीं ना कहीं जहां एलजेपी के एक मात्र विधायक को अपने खेमे में कर लिया है, वहीं एक निर्दलीय भी उसके साथ हैं। बसपा के एक विधायक हैं जो नीतीश कुमार के खेमे में हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि क्या तारापुर से इस बार चुनाव कौन लड़ेगा। तो हमने आपको बताया था कि मेवालाल के परिवार से कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, पत्नी तो है नहीं और बेटे राजनीति से बड़ी दूर तक हैं। उनका अलग कुछ काम धंधा है जो वो कर रहे हैं, व्यवसाय में हैं और अपने व्यवसाय को कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से इस बार विजय प्रकाश को ही टिकट देगी या फिर उम्मीदवार बदलेगा, क्योंकि टक्कर तो बड़ी कांटे की हुई थी। और कांटे की टक्कर में लगभग आपको बता दें कि जो जीत हार का आंकड़ा था वो बड़ा ही नॉमिनल था। लगभग 7,000 के आसपास वोटों से हार जीत का फैसला हुआ था। लेकिन अब इस बार क्या कुछ होगा ये अलग बात है। लेकिन इन सब बातों के बीच में जो मुख्य बात यह है कि नीतीश कुमार के भविष्य का निर्धारण कैसे करेगा यह उपचुनाव, तो आप आरजेडी की बातें सुने। आरजेडी ने साफ तरीके से कह दिया है कि आरजेडी इस बार के चुनाव जीतने के बाद सरकार का तख्ता पलट कर देगी। कैसे तख्ता पलट होगा ये आंकड़ों के हिसाब से समझाने में अभी हम भी अक्षम हैं, क्योंकि जिस तरह से भी आंकड़े जोड़े जाते हैं तो 122 का जो मैजिक आंकड़ा है वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों पर आप अगर जदयू की बात सुने तो जदयू काफ़ी उत्साहित है और उसे इन दोनों सीटों को पुनर्वापसी का पूरा भरोसा है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ तरीके से कहा कि 15 साल पहले ही जनता ने इन जंगल राज वालों को सत्ता से बेदखल कर दिया था। 15 साल पहले ही नीतीश कुमार पर भरोसा करते हुए नीतीश कुमार के हाथ में बिहार का मुस्तकबिल दिया था। जो बिहार में जिस तरह की स्थिति थी उस स्थिति को बिल्कुल बदला गया है और जंगल राज फिर से आने देना कोई भी नहीं चाहता है। साफ तरीके पे बिहार में सत्ता में वही रहेगा जो विकास करेगा और नीतीश कुमार विकास करते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात है कि जहां उमेश कुशवाहा ये सब बातें कर रहे हैं, वहीं ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी दावा किया है कि लड़ाई तो है ही नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, क्योंकि ये सीट हमारी थी और हम ही जीत रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने सीधी तौर पे कह दिया है कि जो बिहार में रहेगा ही नहीं उसको कैसे कोई वोट देगा, कौन जनता उसको पसंद करेगी, कोई जनता पसंद नहीं करने वाली है। और सीधी तौर पे जिस तरह से 15-16 सालों में नीतीश कुमार जी ने भरोसा जीता है और जनता का भरोसा दिलाया है, ये सबसे बड़ी बात है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। इतना ही नहीं, इसके बाद आपको बता दें कि आरजेडी इस पूरे मामले पर सीधी तौर पे कह रही है कि जनता इस बार जवाब नीतीश कुमार को देने वाली है। जिस तरह से 2020 में उन्होंने छल प्रपंच करके सत्ता हथियाया था, भाजपा की गोद में बैठने वाले नीतीश कुमार को बिहार की जनता पल पल बर्दाश्त करते हुए किसी तरह झेल रही है और हमेशा जनता के दिमाग में एक ही बात है कि कैसे नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल किया जाए। बात अगर करें तो कांग्रेस भी पूरे मनोमिजाज से एकदम चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है कुशेश्वर स्थान, क्योंकि कन्हैया कुमार के आने से काफ़ी उत्साहित है कांग्रेस। और वहीं आरजेडी को जब ये आरजेडी कहना शुरू कर दे कि कौन है कन्हैया कुमार, तो आप समझ लीजिए कि मामला कहाँ अटका हुआ है।
दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने का जो सूत्र बने हैं वो जदयू ही है, नीतीश कुमार ही हैं। अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगा या आसान होगा कुशेश्वर स्थान का सीट प्राप्त करना, क्योंकि तारापुर तो क्लियर है कि तारापुर आरजेडी लड़ेगी, लेकिन कुशेश्वर स्थान जो टसन था 2020 के चुनाव में और जो सीट कांग्रेस के पास थी वो छोड़ने के लिए राजी नहीं है। कांग्रेस के कई नेताओं ने ये बातें कह दी हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो एलजेपी के जो चिराग गुट हैं, अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या होगा, एलजेपी का सिंबल किसको मिलेगा। चिराग पासवान ने तो स्पष्ट कर दिया कि सिंबल भी उनका रहेगा और सीट भी उनकी रहेगी। वो चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि खुद जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे और इस बार ये दोनों ही सीटें कहीं ना कहीं बिहार की जनता एलजेपी के खाते में देगी। अब इस पूरे मामले पर मुख्य बात यही है कि नीतीश कुमार के लिए अब परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। आप समझिए कि ये दो सीट नहीं है बल्कि नीतीश कुमार के मुस्तकबिल पर अब प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं। कहा यह जाने लगा है कि ये उपचुनाव तय करेगा कि नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा, वो सरकार में रहेंगे या फिर सरकार से बाहर होंगे। अब ये दो सीटें कैसे करेंगी ये आंकड़ा हम भी खोजना चाह रहे हैं और कई नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है। जैसे ही इस पर कुछ विशेष टिप्पणी आती है हम फिर आपसे जुड़ेंगे ही, आप जानते ही हैं। इस बीच में आपको बता दें कि भारत लाइव पर खबरें लगातार आ रही हैं। आज के भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं, फिर कल मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि भारत लाइव की खबरों को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, क्योंकि ऐसी बातें जो आपसे सीधी सरोकार रखती हैं उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक जाना चाहिए। भारत लाइव को सब्सक्राइब करके जल्दी ही 10 लाख परिवार का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये आपसे संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।